आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं को आलोक सिंह का प्यार भरा नमस्कार। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा। आज का जो अध्याय है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को आप पढ़ेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियां केवल भारत में ही नहीं हुई, बल्कि उसी समय काल में अवधि एक ही थी जिस समय काल में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की भावना प्रचारित की जा रही थी। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हत्याएं हो रही थी, बम फेंके जा रहे थे। उसी समय काल में विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। समय काल वही था, लगभग 20वीं शताब्दी का पहला दशक, मोटा मोटा है ना। तो 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक था वो न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर विदेशी धरती पर भी अंग्रेजों के लिए संकट का समय था, क्योंकि गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था और जब कोई घटना घटित हो जाती थी उसके बाद अंग्रेजों को पता चलता था। तो भारत से बाहर विदेशी धरती पर भारत की आजादी के लिए जो क्रांतिकारी आंदोलन चला उसका केंद्र कहां कहां बना। यानी भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र मुख्य रूप से लंदन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, जर्मनी और पेरिस को बनाया गया। आपसे बाहर कभी कभी विकल्प दिया जा सकता है कि भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। तो भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन यानी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कहां कहां बना? लंदन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पेरिस, जर्मनी। ठीक है, इतनी जगहों पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन चलाया गया। सबसे पहले हम लंदन को लेते हैं। लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियां, ऊपर हेडिंग लगा हुआ है लंदन। भारत की आजादी के लिए विदेशी धरती पर स्थापित होने वाली पहली संस्था कौन सी थी? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत की आजादी के लिए विदेशी धरती पर स्थापित होने वाली पहली क्रांतिकारी संस्था का नाम बताइए। उस संस्था का नाम है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1897 ईस्वी में ही भारत छोड़ दिया था और लंदन में जा बसे थे। कब? 1897 में भारत छोड़ दिया था और लंदन में जा बसे थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनमत तैयार कर रहे थे। शुरू में उनका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ लंदन में जनमत तैयार करना और लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार करना। इस उद्देश्य से इन्होंने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा अकेले नहीं थे, इनके साथ क्रांतिकारियों का पूरा एक समुदाय था। जब हम अभिनव भारत पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, जिन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है। वीर सावरकर 1906 में लंदन चले गए थे। वहां जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि नासिक षड्यंत्र केस के समय वीर सावरकर भारत में नहीं थे, उन्हें लंदन से गिरफ्तार करके लाया गया था, क्योंकि 1906 में वीर सावरकर कहां चले गए थे? लंदन चले गए थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ क्रांतिकारियों का पूरा एक समूह इकट्ठा हो गया था। उनमें कौन कौन से थे? विनायक दामोदर सावरकर थे, लाला हरदयाल थे और मदन लाल ढींगरा थे। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारतीयों के रहने के लिए इंडिया हाउस नामक एक हॉस्टल की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीयों के लिए वहां पर लंदन में इंडिया हाउस नामक एक हॉस्टल की स्थापना की थी। धीरे धीरे ये जो इंडिया हाउस है ना, ये क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था। जैसे आमतौर पे आप जब कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे तो देखते रहे होंगे कि कॉलेज के हॉस्टल की स्थापना किस लिए की जाती है। कॉलेज में हॉस्टल की स्थापना छात्रों की पढ़ने के लिए की जाती है, लेकिन हॉस्टल में कुछ कमरा ऐसा होता था, पता नहीं शायद अब होता हो या नहीं, लेकिन हॉस्टल में कुछ कमरा ऐसा होता था जिसमें अवैध हथियार रखे जाते थे। पता नहीं प्रिंसिपल साहब के खिलाफ कि किसके खिलाफ। तो अवैध हथियार के साथ साथ कुछ बम भी बांधे जाते थे। अब तो कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई। मैं बात कर रहा हूँ 1990, 95, 1998, 99 के वर्ष की। उस समय क्या होता था कि हर कॉलेज में जो हॉस्टल होता था वहां पे भी क्रांतिकारी गतिविधियां वैसी ही होती थी जैसे इंडिया हाउस में। तो उसी तरह इंडिया हाउस भी धीरे धीरे क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। यहाँ पर वीर सावरकर थे, लाला हरदयाल थे, मदन लाल ढींगरा थे। 10 मई 1908 की बात है। 10 मई 1908 को 1857 की जो क्रांति हुई थी ना,
एक तरह से उसकी 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। कहाँ पे? लंदन में मनाया गया था। क्रांति हुई थी भारत में और 50वीं वर्षगांठ लंदन में मनाई गई। तो 10 मई को क्यों मनाया गया? 10 मई को इसलिए मनाया गया क्योंकि मेरठ से 10 मई को ही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 10 मई 1908 को इंडिया हाउस में गदर दिवस मनाया गया 1857 की क्रांति की स्मृति में। ठीक है, इसी अवसर पर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध किताब लिखी थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर की किताब का नाम क्या है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसी किताब में वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्या कहा था? भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था, है ना? एक कथन है, न यह प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? जवाब दीजिएगा नीचे कमेंट में। न यह प्रथम था, 1857 के विषय में यह कथन किसका है कि न यह प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। एक तरह से वीर सावरकर के कथन का ही वह खंडन था। तो वह कथन किसका था, उसका नाम बताइए, क्योंकि वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ओके, बात है 1 जुलाई 1909, वही होना था, वही हुआ जो होना था। क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या होता है? कुछ समितियों की स्थापना होती थी, भारत में भी तो वही हुआ। कुछ संगठनों की स्थापना होती थी, कुछ पत्रिकाएं जारी की जाती थी, कुछ दिवस बनाए जाते थे, उसके बाद अंत में धमाका होता था। तो लंदन में जो धमाका हुआ वो 1 जुलाई 1909 को हुआ। किसने अंजाम दिया? श्याम जी कृष्ण वर्मा के सहयोगी मदन लाल ढींगरा ने इसे अंजाम दिया था। 1 जुलाई 1909 की बात है। लंदन में मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। इंडिया ऑफिस क्या है? ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारतीय मामलों की देखरेख के लिए, भारतीय मामलों को देख के लिए एक विभाग बनाया गया था, उसका नाम था इंडिया ऑफिस। इंडिया ऑफिस का काम था ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारतीय मामलों को देखना। ठीक है, तो इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली थे। कर्जन वायली की इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार किया गया, फांसी दिया गया, होना ही था लंदन में। इसके बाद वीर सावरकर को गिरफ्तार करके भारत लाया गया। क्यों लाया गया? भाई, भारत में जो गतिविधियां हो रही थी और लंदन में जो हो रही थी उसके संपर्क सूत्र यानी तार आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ पर जुलाई 1909 में कर्जन वायली की हत्या हुई है। दिसंबर 1909 में क्या हुआ था, याद है आपको? दिसंबर 1909 में भारत में क्या हुआ था? नासिक षड्यंत्र केस हुआ था। क्या हुआ था? नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। क्या हुआ था नासिक षड्यंत्र में? नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मारकर हत्या कर दी। कब? दिसंबर 1909 में। नासिक की बात कर रहा हूं। तो ब्रिटिश सरकार अंधी तो है नहीं, सारा तमाशा देख रही है कि हो क्या रहा है एक के बाद एक। जुलाई 1909 में लंदन में और दिसंबर 1909 में भारत में। बढ़िया है। इसके बाद अनंत लक्ष्मण कन्हारे अभिनव भारत के सदस्य थे। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने की थी, है ना? 1906 में वीर सावरकर चले गए थे, लंदन चले गए थे। ब्रिटिश सरकार को इन्हें पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगी। ब्रिटिश सरकार इन्हें गिरफ्तार करके भारत लाई और नासिक षड्यंत्र केस के तहत 37 व्यक्तियों के साथ, मतलब कुल 37 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और उसी मुकदमे में वीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, है ना? मैडम भीकाजी कामा, इनका नाम बहुत लंबा है, यहाँ पे लिखना बहुत लंबा हो जाता। मैडम भीकाजी के.आर. रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम के.आर. कामा। रुस्तम के.आर. मैंने नहीं लिखा, लगा लीजिएगा, पूरा नाम जानना चाहिए। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, यानी भारतीय क्रांति की मां, है ना? भारतीय क्रांति की मां इसलिए कहा जाता था कि विदेशों में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उन सभी क्रांतिकारियों का इन्हें सम्मान प्राप्त था। सभी क्रांतिकारी इनका काफी सम्मान करते थे,
इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता था। ये महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंध रखती थी। पारसी समुदाय एक तरह से भारत में अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता था। दादा भाई नौरोजी भी एक क्या थे, पारसी थे, है ना। दादा भाई नौरोजी की किताब है, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, अब पारसी भाषा में है वो। दादा भाई नौरोजी की किताब का नाम पारसी भाषा में क्या है, अगर आपको याद आए तो बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। दादा भाई नौरोजी का पारसी भाषा में जो किताब है उसका नाम जरा कमेंट में याद आए तो बताइए, हमें याद नहीं आ रहा है। तो महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंधित थी, है ना। श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी भी थी। 1902 में इन्होंने भारत छोड़ दिया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1897 में भारत छोड़ा था, इन्होंने 1902 में भारत छोड़ा था, है ना। होता यह है कि क्यों भारत छोड़ा था, जब इंसान बहुत बौद्धिक स्तर पर बहुत ऊंचा होता है तो उसे विचारों की आजादी चाहिए होती है। इंसान जब बौद्धिक लेवल पर बहुत ऊंचा होता है, ऊंचा सोचता है, तो उसे विचारों की आजादी चाहिए। लेकिन भारत में ब्रिटिश सरकार है कि न पत्र छपने दे न पत्रिका छपने दे। जब भी कोई क्रांतिकारी गतिविधि हो तो सबसे पहला निशाना कौन बनता था, प्रेस। पत्र पत्रिकाओं पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ये धमाके हो रहे हैं, ये पत्र पत्रिकाओं में जो भड़काने वाली बातें हैं उसी के चलते हो रही हैं। तो बौद्धिक स्तर के लोग विचारों की आजादी चाहते थे, जो कि भारत में उन्हें मिल नहीं पाती थी। यही रीजन है कि भारत छोड़कर वो बाहर रहने लगे। जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा 1897 में भारत छोड़ दिए, मैडम भीकाजी रुस्तम केयर कामा 1902 में भारत छोड़ दी। भारत छोड़ने के बाद ये कहीं जाकर रही नहीं, लगातार सैर करती रही। इन्होंने यूरोप के कई देशों में और अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार किया, है ना। यूरोप के कई देशों में, यूरोप एक महाद्वीप है ना, तो यूरोप के बहुत से देशों में, जैसे जर्मनी में, फ्रांस के पेरिस में, इंग्लैंड में, है ना, ऐसे ऐसे देशों में, अमेरिका और अमेरिका में, यूरोप के कई देशों में और अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार में ये लगातार लगी रही, है ना। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट की बात है। जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आयोजन हुआ। कांग्रेस मतलब सम्मेलन। प्रथम अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुआ था। ये पहला अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस था, याद रखिएगा। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में प्रथम अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आयोजन हुआ। उसमें मैडम भीकाजी कामा भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई थी, ठीक है। उसमें भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुई थी और वहीं पर इन्होंने भारतीय तिरंगा झंडा फहराया था। लेकिन वो तिरंगा झंडा आज की तरह नहीं था, उसके रंग दूसरे थे। उस तिरंगे में कितने रंग थे, कमेंट करके आप बताइए कि उस तिरंगे में कितने रंग थे, सॉरी कौन कौन से रंग थे, उन रंगों का नाम बताइए। अमेरिका, लंदन के बाहर अब हम अमेरिका में देखते हैं। अमेरिका में क्या कुछ हुआ। 19वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक था, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से आप क्या मतलब समझते हैं, मतलब 1890 के बाद का वर्ष, 1890, 91, 92, 93, 94, है ना। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बहुत से भारतीय कनाडा और अमेरिका में जाकर बसे थे। कनाडा अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दो ही देश हैं, कनाडा और अमेरिका, मैक्सिको भी है। तो ये जाकर वहां पर अमेरिका और कनाडा में बहुत से भारतीय वहां पर बस गए थे। और केवल बसे ही नहीं, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जो भारतीय यहाँ से जाकर कनाडा और अमेरिका में बस गए थे, वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी विचारों को प्रकाशित करने लगे, मतलब पत्र और पत्रिकाएं निकालने लगे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए, क्रांतिकारी विचारधारा को फलने फूलने के लिए बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करने लगे। ऐसे पत्र पत्रिकाओं में दो शुरुआती काफी प्रमुख हैं, जैसे फ्री हिंदुस्तान और सर्कुलर ए आजादी। फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन सोहन सिंह भाकना ने किया था। आपसे स्वतंत्र हिंदुस्तान भी पूछा जा सकता है, पत्रिका है फ्री हिंदुस्तान, सॉरी पत्र है फ्री हिंदुस्तान और सर्कुलर ए आजादी, सोहन सिंह भाकना और ये रामनाथ पुरी, ये पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। एक संगठन था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना कब की गई, 1913 में। और इसके साथ ही उन्होंने गदर नामे की एक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। ये बार बार पूछा जाता है कि गदर कैसी पत्रिका थी,
पत्रिका नहीं, पत्र। कैसा पत्र था? साप्ताहिक, दैनिक या मासिक? तो गदर जो था एक साप्ताहिक पत्र था, ध्यान दीजिएगा इस पे। तो इन्होंने हिंद एसोसिएशन की स्थापना की और 1857 की क्रांति की स्मृति में गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। बाद में इस गदर पत्र के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। इस पत्र के नाम पर ही इस संगठन का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। लेकिन गदर आंदोलन का नाम जरूर पड़ गया। एक नए सिरे से गदर पार्टी का गठन किया गया। तो एक नए सिरे से गदर पार्टी का गठन किया गया। गदर पार्टी का गठन का श्रेय लाला हरदयाल को दिया जाता है। लाला हरदयाल अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में एक यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड, वहां पर ये 1911 से अध्यापन कार्य कर रहे थे। कब से? 1911 से। इन्होंने यानी लाला हरदयाल ने ही 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया, है ना। संस्थापक लाला हरदयाल हैं और इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना माने जाते हैं। संस्थापक लाला हरदयाल और गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी ने अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में ही, वहीं की स्थापना की गई थी। तो सैन फ्रांसिस्को में ही युगांतर आश्रम की स्थापना की। यानी गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम से ही अपनी गतिविधियों को संचालित करता था। गतिविधियां क्या? ब्रिटिश भारतीय सरकार के खिलाफ या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना का प्रसार करना। क्योंकि ब्रिटिश सरकार केवल भारत में ही शासन नहीं कर रही थी, दुनिया के कई देशों में उसका शासन था, समझिएगा। तो इस पार्टी के अन्य कौन कौन से सदस्य थे? रामचंद्र बरकतुल्ला थे, इसके अलावा राज बिहारी बोस थे, राजा महेंद्र प्रताप थे और मैडम भीकाजी कामा थी। ये लोग इसके मतलब गदर पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य थे। साप्ताहिक पत्र जो गदर था वो कई भाषाओं में प्रकाशित होता था। जैसे ये बाबा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गदर का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं होता था? जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, पंजाबी, तमिल, मराठी, गुजराती। तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? तमिल। तमिल में इसका प्रकाशन नहीं होता था। तो साप्ताहिक पत्र गदर अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, है ना। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और इसके अलावा पंजाबी, गुजराती और मराठी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और पंजाबी, गुजराती और मराठी में प्रकाशित होता था। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में, विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना को भड़काना था। भारतीय सेना में, जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी, भारतीय सेना में और विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना पैदा करना था। 1915 में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन काबुल में होता है। राजा महेंद्र प्रताप, जो कि गदर पार्टी के भी एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 के दिसंबर के महीने में अफगानिस्तान के काबुल शहर में भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसके राष्ट्रपति स्वयं राजा महेंद्र प्रताप बने और प्रधानमंत्री रामचंद्र बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री बने। सांकेतिक रूप से जैसे दलाई लामा तिब्बत से निर्वासित हैं, तो शिमला के धर्मशाला में रहते हैं। एक तरह से शिमला की धर्मशाला में क्या है? शिमला की धर्मशाला में जो दलाई लामा और उनके समर्थक रहते हैं वो क्या है? एक संकेत है क्या कि तिब्बत की अस्थायी सरकार कहाँ है? शिमला की धर्मशाला में है। मतलब एक समानांतर सरकार कह सकते हैं। मतलब कि हमने अपनी धरती तो छोड़ दी, लेकिन हम पराजित नहीं हुए हैं, हम अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। तो अस्थायी सरकार का उद्देश्य ये होता है। तो राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में कुछ वैसे ही भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था और उन्होंने जो सरकार गठित की थी उसे रूस और जर्मनी ने मान्यता भी दे दी थी, क्योंकि रूस और जर्मनी ब्रिटेन विरोधी थे। ठीक है, ये हो गया भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। और इस क्रम में एक महत्वपूर्ण चीज रह गई है, कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण थोड़ी ही देर में हो जाएगा, वो छूटेगा नहीं, क्योंकि अगला वीडियो, अब जो अगला मुख्य वीडियो होगा
वो कामागाटा मारू, बड़ा टेढ़ा नाम है, कामागाटा मारू प्रकरण पर नहीं होगा। अगला मुख्य वीडियो अब बनेगा भारत में सांप्रदायिकता का विकास और उसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग नामक संगठन की स्थापना। उसका परिणाम था 1909 में मार्ले मिंटो सुधार और उसके परिणाम स्वरूप अगला क्रम था 1916 में लखनऊ पैक्ट, है ना। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत अंग्रेजों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिए, मतलब मुसलमान ही मुसलमान को चुनेगा, है ना। यानी एक ऐसा निर्वाचक मंडल जिसमें प्रतिनिधि भी मुसलमान होगा, वोट देने वाले भी मुसलमान होंगे, यानी उस निर्वाचक क्षेत्र से हमेशा मुसलमान ही नेता बनेगा। यानी मुसलमानों के हित शेष भारतीयों के हितों से अलग है। ये दर्शाने के लिए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दे दी गई। और 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस सुविधा को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था 1916 के लखनऊ पैक्ट में। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट मतलब एक अग्रीमेंट था, एक समझौता था। लखनऊ पैक्ट मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस की बैठक एक साथ हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने आश्वासन दिया कि मैं कांग्रेस के आंदोलनों में उसका सहभागी बनूंगा, लेकिन कांग्रेस को भी तब वचन देना पड़ा कि मैं तुम्हारे पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध नहीं करूंगा, है ना। तो अब भारत में सांप्रदायिकता का विकास पढ़ेंगे। यही रीजन था कि एक तरफ खिलाफत आंदोलन, एक तरफ असहयोग आंदोलन चल रहा था और उससे ठीक पहले खिलाफत आंदोलन चल रहा था। खिलाफत आंदोलन का भारत से कोई लेना देना नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मतलब सिर्फ इतना था कि मुस्लिम नेताओं का असहयोग आंदोलन में समर्थन मिलता रहे, इसलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी अपना समर्थन दे रखा था। जबकि खिलाफत आंदोलन का जो लक्ष्य और उद्देश्य था उसका भारतीय हितों से कोई भी लेना देना नहीं था। कैसे था ऐसा, ये मैं असहयोग आंदोलन के दौरान पढ़ाऊंगा। तो अब असहयोग आंदोलन तक पहुंचने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत शीघ्र ही आप भारत में सांप्रदायिकता के विकास के रूप में एक तरह से मुस्लिम लीग का गठन देखेंगे, उसके बाद लखनऊ पैक्ट देखेंगे। लखनऊ पैक्ट के बाद एक आंदोलन चलता है, उसका नाम क्या है? होम रूल आंदोलन। छोटा सा आंदोलन है, उसके बारे में पढ़कर उसके बाद हम देखेंगे रॉलेट एक्ट, है ना। 1917 में जो रॉलेट कमीशन का गठन किया गया था, उसी की सिफारिश पर जो एक्ट पारित हुआ उसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला में बैठक होता है, जलियांवाला बाग में, है ना। उस पर गोली जो फायरिंग होती है, लोग मारे जाते हैं सैकड़ों की संख्या में, उसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो अब सब कुछ एक सीरियल में चलेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, समझने में भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ साथ। नमस्कार।